हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर K12। सो दिस इज आयुष आज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। देन हम लोगों ने ये देखा था कि गांधी जी के आगमन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किया जाता है। देन हम लोगों ने सेकंड पार्ट में पढ़ा था रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह एंड जालियांवाला मैसेकर के बारे में। आज थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आज हम लोगों को थर्ड पार्ट में सबसे पहले पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में क्यों खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया एंड किस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी नन कोऑपरेशन के साथ अटैच करके खिलाफत नन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक होगा हमारा नन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन। देन हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से लिया गया, मतलब क्या हुआ, स्वराज के अलग अलग मायने लिए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग टाउन्स में पढ़ेंगे कि शहरों में नन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरह से परसीव किया गया। देन हम लोग कंट्री साइड के बारे में समझेंगे। देन हम लोग आसाम के प्लांटेशन वाले एरिया के बारे में समझेंगे कि वहां पर स्वराज के क्या मायने थे। एंड उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके बाद गांधी जी ने इस नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर लिया था। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट। देखिए, खिलाफत मूवमेंट को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें दो ग्रुप लड़ाई लड़ी। एक ग्रुप का नाम था एलाइड पावर एंड सेकंड वन वाज सेंट्रल पावर। ठीक है, यहाँ पे एलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर को आप देख सकते हो। एलाइड पावर अर्थात मित्र राष्ट्र, इसमें कौन कौन से कंट्रीज है, यहाँ पे आप ग्रीन में देख सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, ये सब कंट्री एलाइड पावर के पार्ट थे। एंड सेकेंड जो ग्रुप था वो था सेंट्रल पावर का। उसमें आप देख सकते हो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, जिसको आप टर्की समझ सकते हो। ठीक है, तो दो ग्रुप लड़ाई लड़ रही है। अब हमें कंसेंट्रेट करना है केवल दो कंट्री पे, ग्रेट ब्रिटेन एंड ऑटोमन टर्की। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन और ऑटोमन टर्की। ग्रेट ब्रिटेन किस तरफ से है, एलाइड पावर। ऑटोमन टर्की किस तरफ से है, सेंट्रल पावर। अब इस लड़ाई में क्या होता है, 1918 में जब ये लड़ाई खत्म होती है तो ऑटोमन टर्की लड़ाई हार जाती है। ऑटोमन टर्की लड़ाई हारने का ये मतलब हुआ एलाइड पावर विनर बनती है एंड सेंट्रल पावर लूज कर जाती है। दोनों ही वर्ल्ड वॉर में होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर जीतती। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन जीत गई एंड ऑटोमन टर्की ये लड़ाई हार जाती। इसका परिणाम क्या होता है, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होता है और ऑटोमन टर्की हार जाती। और उस समय टर्की के जो रूलर हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। और टर्की के खलीफा को पूरी दुनिया के मुस्लिम्स अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। जैसे अभी आपको पता होगा कि जो वेटिकन सिटी है वहाँ पर जो पोप रहते हैं उनको पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियंस हैं अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, या फिर दलाई लामा जिनको बुद्धिस्ट लोग अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। उसी प्रकार से उस समय टर्की के जो खलीफा होते थे उनको पूरी दुनिया के मुस्लिम्स अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। अब इस लड़ाई में हारने के बाद क्या हुआ, ऑटोमन टर्की पे एक हार्श ट्रीटी फोर्स कर दी गई। मतलब क्या हो गया कि उनको एक संधि साइन करनी पड़ी। एक तरफ ब्रिटेन है और एक तरफ ऑटोमन टर्की है। ठीक है, और टर्की क्योंकि हार गई है ना ये लड़ाई, तो टर्की के कई सारे एरिया को ब्रिटेन अपने कैप्चर कर लिया और कई सारे एरिया को फ्रांस को दे दिया। मतलब क्या हो गया कि ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। ऊपर से क्या हुआ, टर्की में जो खलीफा रहते थे उनको वहां से हटा दिया जाता है, उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो इससे पूरी दुनिया के मुस्लिम्स नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप उनके स्पिरिचुअल हेड को हटा रहे हो, स्पिरिचुअल लीडर को आप डिस्पोज कर रहे हो। तो ये चीज हो गई और इवन की टर्की के कई सारे एरिया को भी आपने कैप्चर कर लिया। इस कारण से इंडिया में भी और इवन की पूरे वर्ल्ड में ही और इंडिया में भी कई सारे जो मुस्लिम्स थे वो नाराज हो जाते हैं और अपने अपने हिसाब से आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और उसी का एक पार्ट था इंडिया में खिलाफत कमेटी का बनना। इंडिया में खिलाफत कमेटी बनती है खलीफा के टेम्पोरल पावर को, खलीफा के पावर को रिस्टोर करने के लिए, डिफेंड करने के लिए एक कमेटी बनती है बॉम्बे में जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। और ये कब बनती है, मार्च 1919 में। किनके द्वारा बनाया जाता है, अली ब्रदर्स के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके द्वारा खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में। राइट, और कारण बस यही कि खलीफा के पावर को रिस्टोर करना है, डिफेंड करना। गांधी जी ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसको देखा। गांधी जी ने सोचा ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि खिलाफत जो कमेटी है, खिलाफत कमेटी जो है वो किसके खिलाफ लड़ रही है, ब्रिटेन के खिलाफ। हमें किसके लिए लड़ना है, ब्रिटेन के खिलाफ। भले मकसद अलग अलग है। खिलाफत कमेटी का जो मकसद है वो ये है कि टर्की के खलीफा के पावर को रिस्टोर करना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी। गांधी जी का मकसद क्या है, कांग्रेस का मकसद क्या है, स्वराज, अपने देश पे सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो मतलब मकसद अलग है लेकिन
मंजिल एक है, राइट। रास्ते अलग है, मंजिल एक है कि लड़ाई लड़नी है ब्रिटेन से। तो गांधी जी ने सोचा एक बहुत अच्छा मौका है, हिंदू और मुस्लिम्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर एक मास स्ट्रगल स्टार्ट करते, एक फुल फ्लेज मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी ने इसके लिए कांग्रेस के बड़े सारे जो नेता थे उनको कन्विंस करना शुरू किया। फाइनली कलकत्ता सेशन जो सितंबर 1920 में होता है, उसमें उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि एक नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, मतलब खिलाफत मूवमेंट को नन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए और एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, राइट। और ये जो कन्विंस करने का जो टाइम पीरियड था या कन्विंस करने का जो समय था, वो कौन सा था समय? कैलकाटा सेशन ऑफ सितंबर 1920, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई नन कोऑपरेशन? नन कोऑपरेशन की जरूरत आखिर क्यों? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, याद रखिएगा, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज, और उस पुस्तक में उन्होंने बहुत पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था, ये चीज बता दिया था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत इसलिए है क्योंकि इंडियंस उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, भारतीय लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और वैसे भी ब्रिटेन के सारे लोग तो इंडिया नहीं आ गए, तो मतलब क्या हो गया? कुछ ही लोग इंडिया में आए हुए हैं ब्रिटिशर्स, और इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को वो लोग कंट्रोल किए हुए हैं। क्या बिना भारतीय लोगों की सहायता के ऐसा पॉसिबल था? नहीं। गांधी जी यही कहते थे कि इंडियंस लोग जब तक कॉपरेट कर रहे हैं तब तक ब्रिटिश हुकूमत यहां पर बनी रहेगी। तो इंडियंस को क्या करना चाहिए? कोऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, और यही मूवमेंट था नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कैसे कोऑपरेशन बंद किया जा सकता है? आप जो भी जैसे ब्रिटिशर्स की सेवा में आप लगे हुए हैं, ब्रिटिशर्स के कोर्ट में काम कर रहे हो, स्कूल्स में काम कर रहे हो, या तरह तरह की चीज़ों, पुलिस में काम करो, आर्मी में काम करो, उन सब चीज़ों को आप कोऑपरेट करना बंद कर दो, वहाँ पर काम करना बंद कर दो। फिर जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे ब्रिटिशर्स, उनको भी बॉयकॉट करो। लेकिन ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इलेक्शंस को बॉयकॉट करना, इस बात पर कांग्रेस में दो गुट बट गए। कांग्रेस के कुछ लोग चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, राइट, एंड इस कारण से चीज़ें बदल रही थी। कांग्रेस दो गुट में बट गई, और कांग्रेस में ऐसा लग रहा था, टेसल का दौर शुरू हो गया था। एंड नवंबर 1920 में एक चुनाव था, और कांग्रेस के कई सारे नेता उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, राइट। वो लोग नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करें, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड हम लोग असेंबली में जाएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, आपको इलेक्शन भी बॉयकॉट करना है। फाइनली ये जो टेसल है वो फाइनली एंड होता है कब? नागपुर सेशन। नागपुर में दिसंबर 1920 में एक सेशन होता है, और उसमें कांग्रेस इस बात पे राजी हो जाती है कि नहीं नहीं, अब नन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाएगा एंड बॉयकॉट किया जाएगा इलेक्शंस को भी। मतलब मैंने आपको दो सेशन के बारे में बता दिया। सितंबर का सेशन जो कैलकाटा में हुआ था, उसमें क्या बात हुई थी कि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन के साथ अटैच किया जाएगा। देन उसी साल दिसंबर में नागपुर में सेशन होता है, उसमें क्या हुआ कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, फुल फ्लेज स्टार्ट करते हैं और इलेक्शन को भी बॉयकॉट करेंगे। दो सेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चीजें क्लियर, नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1921, याद रखिएगा, जनवरी 1921 को नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को साथ में अटैच करके स्टार्ट किया जाता है, और पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको परसीव किया गया, लोगों ने इसके मायने अलग अलग निकाले। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाउन्स में किस प्रकार से अनवील हुआ नन कोऑपरेशन मूवमेंट। टाउन में मिडिल क्लास लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। टाउन में मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से ही नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, मतलब स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे उनको बॉयकॉट किया, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था। उस समय के लॉयर्स थे, उन्होंने अपने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था, उन्होंने गिव अप कर लिया था। कई सारे बड़े उस समय लॉयर्स थे जिन्होंने अपने काम को बंद कर दिया था कि हम काम नहीं करेंगे। जैसे कई सारे नाम, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, CR दास थे, सब कई बड़े नाम थे जिन्होंने एक बड़े ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन होने के बावजूद इस प्रोफेशन को उन्होंने त्याग दिया। देन काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में क्या था कि एक जस्टिस पार्टी थी, याद रखिएगा, मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने चुनाव लड़ लिया था क्योंकि वो मानती थी, वो एक्चुअली नन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, और उनको लगता था कि हम लोग के ऊपर जो भी अन्याय हुए हैं उसको उसको सही करने का या उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग इलेक्शन लड़ें, राइट। तो ये चीज़ थी। देन बहुत सारी जगहों पर जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप पे पिकेटिंग की गई, पिकेटिंग मतलब उसके रास्ते पे रोक लगा दी गई, मतलब बैन लगा दिया गया कि रास्ते से कोई नहीं जाएगा। देन फॉरेन क्लोथ्स को ह्यूज बॉनफायर में होली जलाएगी, बहुत सारी कपड़ों को, राइट। देन इसका परिणाम ये हुआ कि फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया। 1921 से 1920 के बीच में आप देख सकते हो कि 102 करोड़ का जो
होता था 1921 में, वो 1922 में आकर केवल 57 करोड़ तक ही रह गया था। मतलब क्या हो गया, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, फॉरेन क्लोथ्स नहीं खरीदेंगे। इवन कि बिजनेसमैन जो मर्चेंट थे उन लोगों ने भी कह दिया कि हम लोग फॉरेन क्लोथ में ट्रेड नहीं करेंगे, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी टाउन्स में, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये स्लो डाउन हो जाता है। इसका कारण ये है कि लोगों ने फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ को तो बाइकआउट कर दिया था, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव इंडिया में खादी के प्रोडक्ट अवेलेबल थे, खादी के कपड़े अवेलेबल थे, जो कि काफ़ी महंगे होते थे, राइट। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप मिल में कोई चीज़ बनाकर बेचोगे तो उसका दाम क्या होगा, सस्ता होगा। तो ब्रिटेन से मिल से बनती हुई चीज़ें, बनी हुई चीज़ें आती थी, वो सस्ती होती थी। और इंडिया में क्या होता था, खादी के सामान बनते थे जो कि हाथ से बनते थे, मैन मेड होते थे, राइट। तो वो काफ़ी महंगे होते थे। और इंडियंस लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, उस समय की बड़ी आबादी पुअर थी, तो वो लोग बेचारे खादी को एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। शुरुआत में तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा समय तक ये चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि खादी काफ़ी महंगा होता था और लोगों को वापस मिल के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़े थे, राइट। एंड दूसरी तरफ आप देखोगे कि इंडियन इंस्टीट्यूशन, जैसे आप समझ लो कि स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो हेड मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने तो बॉयकॉट कर दिया है ना गवर्नमेंट के स्कूल एंड कॉलेजेस को, लेकिन कितने दिन तक। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, लेकिन कितने दिन तक। सारे दिन तो घर में नहीं बैठ सकते, उनका अपना रोजी रोटी भी चलाना होता है, लाइवलीहुड भी चलाना रहता है। तो वो लोग क्या किए, वापस से अपने अपने जगहों पर जाने शुरू कर दिया उन लोगों ने। हालांकि इंडियन इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट हो रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूशन भी ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे उनको भी स्टार्ट किया जा रहा था, जैसे काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, लेकिन उनका जो नंबर्स था वो बहुत कम था। इसलिए से वापस काफ़ी सारे लोग अपने अपने जगहों पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंड लीगल प्रैक्टिसेस में लॉयर्स जाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, राइट। नाउ कंट्री साइड में क्या क्या चीज़ें हुई, देखिए। कंट्री साइड अर्थात गाँव, और इसमें जो जिक्र है जिस जगह का, वो है अवध। अवध कहाँ पे, तो देख लेते हैं। अवध प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लखनऊ है, फैजाबाद है, एंड ये पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो अवध में एक पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, जिसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, ठीक है, जो कि एक सन्यासी थे और पहले फिजी में एज अ इंडेंजर्ड लेबर काम कर चुके थे। आई मीन जो बंधुआ मजदूर होते थे, ब्रिटिशर्स ले जाया जाता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया जाता था। आई मीन मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ऐसे बहुत सारे कंट्री ले जाया जाता था। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी वहाँ पर भी, और यहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था वहाँ पर काम करवाने के लिए। तो बाबा रामचंद्र भी उसी चक्कर में गए हुए थे फिजी, उनको ले जाया गया था और काम करवाने के लिए वहाँ पर वो काम करके वापस लौटे थे इंडिया। एंड इंडिया में अवध में आए, और अवध में जो पीजेंट मूवमेंट था उसको उन्होंने लीड किया। यहाँ पर पीजेंट एक्चुअली मूवमेंट किसके खिलाफ कर रहे थे, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा था वो तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उनको दिक्कत किससे है, तालुकदार से, लैंडलॉर्ड से। यहाँ पर ये लोग इनको परेशान कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम्स थे, इसके बारे में समझते हैं। हाई रेंट, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हाई रेंट लिया करते थे, बेचारे किसान से बहुत ज़्यादा किराया लिया करते थे। उस पे ऊपर सेस, बहुत सारे सेस, मतलब होता है कि ऊपर से टैक्स तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ ऊपर से सेस भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ इनको लैंड से कभी भी भगा दिया जाता था, इनका लैंड पर कोई राइट नहीं होता था, इनसे बेगार करवाया जाता था। मतलब क्या, इनका जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, वो रेंट नहीं चुका पाया, तो फिर उसको, उसकी फैमिली को, उसके आने वाले जनरेशन को, सबको बेगार करवा रहे हैं अपने यहाँ पर। बेगार मतलब होता है कि अनपेड वर्क, ठीक है, जिसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, फ्री में काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। तो प्रॉब्लम्स ये, अवध के किसानों के लिए प्रॉब्लम्स कुछ ये, और ये प्रॉब्लम्स उनको कौन दे रहे हैं, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड, राइट। सो उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, उनकी डिमांड थी, पीजेंट्स की डिमांड थी कि रेवेन्यू का जो डिडक्शन है वो हो, ठीक है, रेवेन्यू डिमांड जो है, रेंट है, वो कम होना चाहिए, बेगार खत्म होना चाहिए, साथ ही साथ लैंडलॉर्ड का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, मतलब सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और इवन किया भी लोगों ने, नाई धोबी बंद कर दिया। नाई धोबी बंद मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स है उनको ना नाई की सर्विस मिलेगी, नाई मतलब हो गया बार्बर की सर्विस मिलेगी, और ना ही धोबी की अर्थात वॉशरमैन की सर्विस मिलेगी। तो इस चीज़ को भी आगे बढ़ाया गया, राइट। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अवध में जो किसान लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स से कोई मतलब ही नहीं है, उनको स्वराज से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, बस ये कि उनकी रेवेन्यू डिमांड कम हो जाए, उनका बेगार जो करवाया जाता है उनसे वो खत्म हो जाए। मतलब ये चीज़ है, मतलब इन लोगों ने स्वराज के कुछ मायने अलग ही निकाल लिए। गांधी जी कुछ और चाह रहे हैं, कांग्रेस कुछ और चाह रही है कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए इंडिया को, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें हो रही है। यहाँ पर इन लोगों ने नन कोऑपरेशन एंड स्वराज के मीनिंग कुछ अलग ही निकाल लिए, राइट। एंड अक्टूबर 1920 में बहुत बार जवाहरलाल नेहरू ने इस एरिया को विजिट किया, एंड इवन एक किसान सभा बनाया, जिसको अवध किसान सभा कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत हो, स्पेलिंग ब्रिटिशर्स की स्पेलिंग हमेशा ही खराब रही, वो इंडियन नाम को अलग अलग तरीके से वो लिया करते थे। तो ये अवध है।
तो अवध किसान सभा को सेटअप किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ लोगों के द्वारा अवध किसान सभा बनाया गया ताकि इस मूवमेंट को एक दिशा दी जा सके। एंड जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड होता है 1921 में, तो बहुत सारी जगहों पे वायलेंस शुरू हो जाता है। लोग तालुकदार और मर्चेंट के घरों को लूटना शुरू कर दिया, उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार से लूटे जाने लगे, ग्रेन हार्डिंग को लूटा जाने लगा। एंड इवन कि बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि गांधी जी बोल चुके हैं, मतलब गांधी जी का नाम यूज हो रहा है। गांधी जी को नाम पे क्या चीजें हो रही है यहाँ पर कि लोकल लीडर्स कह रहे हैं कि गांधी जी ने बोल दिया है कि अब कोई टैक्स नहीं देना है, एंड इवन की जो लैंड है ना वो तुम लोगों को सबको मिल जाएगा, पुअर को, गरीब लोगों को मिल जाएगा। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट लोकल लीडर्स ने अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए गांधी जी के नाम का यूज करके वायलेंस फैला दिया और यहाँ पर चीजें वायलेंट होती चली गई, राइट। तो क्या जाना हम लोगों ने कि महात्मा का नाम, मतलब गांधी जी का नाम यूज किया जा रहा था सभी चीजों को करने के लिए, मतलब वायलेंस को भी जस्टिफाई करने के लिए महात्मा गांधी का नाम यूज किया जाने लगा, राइट। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी ऐसी चीजों को नहीं कहा था। अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल एरिया में किस प्रकार से चीजें हो रही थी। देखिए, ट्राइबल एरिया में जो पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गुडेम, राइट। वहां पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब ये गुरिल्ला मूवमेंट क्या है, तो देखिए ये एक युद्ध करने की कला है, कौशल है। इसमें क्या होता है कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको जंगल का पूरा आइडिया होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि छुप कर वार करते हैं। मतलब क्या हो गया कि सामने वाले जो पार्टी है वो बहुत बड़े नंबर में, और एक तरफ की पार्टी है वो बहुत छोटी है, तो वो डायरेक्ट तो जाके लड़ नहीं सकती। और क्योंकि उनको जंगल का पूरा आइडिया, तो एक बार अटैक करेगी फिर छुप जाएगी कहीं पर, फिर दूसरे बार अटैक करेगी फिर कहीं और छुप जाएगी। तो इस प्रकार से जो युद्ध लड़ने की कला होती है उसको गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं। इवन कि शिवाजी इस समय बहुत ज़्यादा फेमस थे, आई मीन उनको काफ़ी ज़्यादा कौशल था इस सब चीज़ों में, राइट। तो एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में, कब? अर्ली 1920s में। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी जिसके कारण से ये गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी? तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, जो जंगल वाला एरिया था उसमें इंटर करने से ही मना कर दिया। मतलब आप इस जंगल में इंटर ही नहीं कर सकते हो। आप ना जानवरों को यहाँ पर जाकर चढ़वा सकते हो, ना ही आप यहाँ पे फ्यूल वूड कलेक्ट कर सकते हो, ना ही फ्रूट कलेक्ट कर सकते हो, ना फूड और कुछ भी नहीं आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया पहाड़ी लोगों के ऊपर। आप समझो एक आदिवासी लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, जिनके लिए जंगल ही सब कुछ है, जंगल में ही सब कुछ चीज़ें होती है, उनको भोजन भी वहीं से मिलता है, जानवरों को भोजन वहीं से मिलता है, जलावन की लकड़ियाँ उनको मिलती है वहीं से, मतलब कि सारा जीवन ही उनका जंगल है। उनको आप जंगल में जाने से रोक दोगे तो ना केवल वो नाराज हो जाएंगे, बल्कि उनको ये भी लगेगा कि ये उनके कल्चरल राइट का वॉयलेशन है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज लोगों ने जंगल में जाने से ही मना कर दिया था। अंग्रेज लोगों को बेसिकली जंगल की जरूरत है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट को लेते थे, लकड़ी वकड़ी लेते थे, तो उन्होंने ये ट्राइबल पीपल को वहाँ पर एंटर करने से ही मना कर दिया था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि उन लोगों से बेगार भी करवाया जाता था। उनको रोड वोड बनवाना है, ठीक है, लकड़ी कटवाना है या सारी चीज़ें करनी है, तो उनसे बेगार करवाया जाता था। बेगार मैंने बता रखा है कि फोर्स लेबर, अनपेड लेबर आप कह सकते हो, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था बिना पैसे के। और यहाँ पर जो मूवमेंट था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, उसको लीड कर रहे थे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर थे। वो क्लेम क्या करते थे कि हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, आप जानते हो कि मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है, एंड इवन की लोगों को ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ये भी क्लेम क्या करते थे कि मुझे गोली लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन इवन सर्वाइव बुलेट शॉट्स, राइट। और जो भी राजू से प्रभावित लोग थे वो मानते थे कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो भगवान के ही अवतार है, ईश्वर के अवतार है। राजू गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वो गांधी जी की बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और लोगों को भी परsuade किया करते थे, लोगों से भी कहा करते थे कि आप खादी पहनो, इवन कि आप जो शराब पीते हो, ड्रिंकिंग करते हो, उन सबको आप गिव अप कर लो, राइट। ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन एक डिफरेंस ये था कि अल्लूरी सीताराम राजू ये कहते थे कि इंडिया को आज़ादी नॉन वायलेंस से नहीं मिल सकती, अहिंसा से नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें वायलेंस, मिलिटेंट मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। मतलब डिफरेंस आप समझ रहे हो। मतलब वो एक तरफ गांधी जी से इंस्पायर्ड भी है, गांधी जी की बातों को मान भी रहे हैं कि खादी पहनना चाहिए, ड्रिंकिंग को गिव अप करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अहिंसा से ही भारत आज़ाद नहीं हो सकता है, उनको हिंसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बहुत सारी जगहों पे हिंसा फैल जाती है। गुडेम हिल्स के जो रेबल्स थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, इवन कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का उन्होंने सोचा, और स्वराज को उन्होंने अचीव करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर को ही रास्ता बनाया। मतलब गुडेम हिल्स के जो लोग थे, जो ट्राइबल पीपल है, उन्होंने स्वराज के मायने कुछ अपनी तरह ही मान लिए। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनको जंगल जाने का अधिकार मिले, जंगल से फ्यूल वुड, फूड कलेक्ट करने का अधिकार मिले,
मतलब इन लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग, और रास्ता भी अलग, वायलेंट रास्ता, जो कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। राइट, तो ये चीज आपने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लांटेशन वाले एरिया में। देखिए, आसाम के प्लांटेशन वाले एरिया में दिक्कत ये थी कि उनको वहां से जाने ही नहीं दिया जाता था। काफी इंटरेस्टिंग है कि आसाम में टी प्लांटेशन वाले जो एरिया है ना, वहां पर लोगों को लाया जाता था, गांव सबसे ही लोगों को लाया जाता था काम करने के लिए, एंड फिर उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। मतलब आप उस टी प्लांटेशन वाले एरिया में ही रह के काम करोगे सारी जिंदगी, आपको गांव भी नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कानून था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के हिसाब से कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकता था, और ऐसा परमिशन शायद ही कभी मिला करता था। मतलब टी वर्कर्स जो हैं वो वहीं पर रह के उसी एरिया में रहकर काम करें। गुडे मिल्स में क्या था कि उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाता था, यहाँ पर क्या है कि इनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। दोनों काफी इंटरेस्टिंग चीज है, एक दूसरे के उलट वाली चीज हो जाती है। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे, उन लोगों ने अथॉरिटी की बात बिना माने हुए उन्होंने प्लांटेशन वाले एरिया को छोड़ दिया, एंड घर के लोग चले गए। उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे? उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उस जंगल से बाहर निकले, उस प्लांटेशन वाले एरिया से बाहर निकल कर गांव जाए और गांव से लिंक्ड हो। राइट, तो इनके लिए स्वराज के मतलब यहां से निकलना, गांव तक पहुंचना, गांव के साथ रिश्ता कायम करना। और ये लोग बिलीव किया करते थे कि गांधी राज आ गया है, मतलब इन्होंने ये मतलब निकाला कि गांधी राज आ गया है और सबको अपने अपने गांव में जमीन मिल जाएगी, चलो अब घर चलो, यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। बट उस दिन हड़ताल होती, रेलवे की, स्टीमर की, सब कुछ की हड़ताल होती है, और वो लोग कभी घर नहीं पहुंच पाते। उनको रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है, और वापस उस आसाम के प्लांटेशन वाले एरिया में ले आया जाता है। ये चीजें हो रही थी। 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा में, चौड़ी चौड़ा एक जगह है जो कि गोरखपुर के पास मिल जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था और उस पर पुलिस ने गोली चला दी। राइट, इससे लोग उग्र हो गए और वो लोग पुलिस को मारने दौड़े, और पुलिस का नंबर कम था, पुलिसमैन का नंबर कम था, तो पुलिस वालों ने अपने आप को उस पुलिस स्टेशन में, वहां पर एक पुलिस स्टेशन था, उसमें अपने आप को क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। लोगों ने क्या किया, लोग इतने उग्र थे, लोग इतने ज्यादा गुस्सा थे, भाई मैंने कुछ करा ही नहीं, हम लोगों ने कुछ करा ही नहीं, हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे और आप हम पे गोली चढ़ा रहे हो। एक झड़प हो गई छोटी सी, तो पुलिस वाले भागकर पुलिस स्टेशन में, उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए बंद कर लिया। लोगों ने क्या किया, उस पूरे पुलिस थाने पे ही आग लगा दी, और इसके कारण से 22 पुलिसमैन उस पुलिस स्टेशन में ही जिंदा जल गए। ये इतना नृशंस था, ये इतना ज्यादा भयावह था कि गांधी जी कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि इस मूवमेंट में वायलेंस हो। एंड फाइनली गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मकसद ये था कि कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना है। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। मिलते हैं अगले लेसन में, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।